हेलो हाय वेलकम टू केमिस्ट्री कंसेप्ट विद प्रज्ञा मैम। स्टूडेंट, कल का जो लेक्चर था उसमें हमने इंडेक्स क्वेश्चन 2.4 एंड 2.5 कंप्लीट किया था, ठीक है। उसके बाद कल ही हमने एक टॉपिक शुरू किया था, नाम था सॉल्युबिलिटी। टॉपिक का क्या नाम था? सॉल्युबिलिटी था। सॉल्युबिलिटी का मैंने पूरा डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन किया था। कौन समझाएगा व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? क्या था सॉल्युबिलिटी का मतलब? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। यानी मैंने कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, बट वो कैसा सॉल्यूशन? तो सॉल्वेंट पर्टिकुलर अमाउंट में मैंने सॉल्वेंट लिया, फिर उसमें मैंने सॉल्यूट डिसॉल्व किया, लेकिन कब तक डिसॉल्व किया? जब तक उसकी कैपेसिटी थी। यानी जितना डिसॉल्व हो रहा था उतना मैंने डिसॉल्व किया मैक्सिमम अमाउंट में, और वो मैक्सिमम अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। आया समझ में? लेकिन रैंडमली मैंने थोड़ा सा डाल के डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। यानी छोटे छोटे वर्ड का जो मतलब है वो हमें पता होना चाहिए। किन बच्चों को? जिनको नीट और जेईई वो क्लियर करना है। अगर उनको कंसेप्ट नहीं पता होगा तो नीट जेईई पॉसिबल ही नहीं है, रट्टा मार के तो वो हो ही नहीं सकता। तो सॉल्युबिलिटी क्या लिखा है? ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मैंने फर्स्ट वीडियो आपको भेजा हुआ है सॉल्यूशन का, उसमें व्हाट इज सॉल्यूशन इन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विथ एग्जाम्पल सबको समझाया हुआ है। उसमें से भी हमारे बोर्ड में एमसीक्यूज आते हैं, है ना, कि CO2 गैस है अगर, और CO2 गैस को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है तो सोडा वाटर बन जाए। तो वो सोडा वाटर है, वो किस टाइप का सॉल्यूशन है? टाइप ऑफ सॉल्यूशन मुझे बताएं। पहले तो 3 बेसिक टाइप है सॉल्यूशन के। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। 3 टाइप के है ना, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। इनमें से ये कौन सी टाइप का है? लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। लिक्विड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसका सॉल्वेंट लिक्विड हो। टाइप किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे, क्योंकि सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में होता है। अब अगर वो कोई सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन है, मतलब ये होता है कि इसका सॉल्वेंट सॉलिड है, ठीक है। तो मैंने इधर आज लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी मान लो थोड़ा सा गैस लिया और उसे लिक्विड में मैंने डिसॉल्व किया। तो एक वेल नोन एग्जाम्पल है, एवरीडे लाइफ में आपने वो सॉल्यूशन बहुत पिया है। कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना सब लोग, तो कोल्ड ड्रिंक जो है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है? लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन उसका सॉल्यूट क्या है? गैस। और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। हम आज कैसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है। मैं कैसे सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ कि गैसीय सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। तो कल शुरू कर दिया था टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में आपको सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक मिलेगा। वही टॉपिक में मैंने आपको कल सिखाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी, जिसमें मैंने पहला फैक्टर कौन सा सिखाया था? कौन बोलेगा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। पोलार जो होता है वही पोलार में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलार। आपने एक चीज नोटिस करी, जो परमानेंट गैसेस है, परमानेंट गैसेस यानी एटमॉस्फेयर में परमानेंट गैसेस कौन है? H2, नाइट्रोजन N2,
ऑक्सीजन O2। अब मुझे ये बताओ, ये पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सेम तो है दोनों साइड, डिफरेंट होते। HCl होता तो H पार्शियल पॉजिटिव था, Cl पार्शियल। ये गैस कैसा है? पोलर गैस है। अमोनिया गैस होता तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव थे, नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव है। ये कैसा गैस है? पोलर गैस। कैसा गैस है? अमोनिया पोलर गैस है, HCl पोलर गैस है। तो समझना बात को, मैं जो समझा रही हूं कि जो नॉन पोलर गैसेस है, लाइक व्हाट? H2, O2, N2, है ना? जो एटमॉस्फेयर में परमानेंट गैसेस है ना, परमानेंट, ये हमेशा एटमॉस्फेयर में आपको गैसियस स्टेट में ही अवेलेबल है, विच इज परमानेंट गैसेस। तो क्या वो वाटर सॉल्युबल है? नहीं तो बारिश आती तो सब गैस सोचो ना, 78% नाइट्रोजन है कि नहीं एटमॉस्फेयर में, 21% ऑक्सीजन है, और जब बारिश आती तो अगर वो डिसॉल्व हो जाते तो बिना कोरोना, बिना इमरजेंसी, बिना कुछ भी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी आ जाती थी और सब लोग ऊपर चले जाते थे। बट ऐसा तो कॉमन आप समझ सकते हो कि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। नेचर की मैं बात समझा रही हूँ आपको। और ये गैसेस कैसे है? वाटर सॉल्युबल गैसेस है। दूसरा, इन गैसेस के बारे में आपको और एक चीज मैं बता दूं आज, कि ये जो गैसेस है वो इजीली लिक्विफाई हो सकते हैं। जैसे CO2 गैस भी है, उसका लिक्विफेक्शन इजी गोइंग है। ये जल्दी लिक्विड नहीं बनेंगे, ये जल्दी लिक्विड बन जाएंगे। आप जानते हो कौन से गैस इजीली लिक्विफाइड गैस होते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर था ना, उसमें हमने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी। अगर किसी को याद है, निसर्ग किसी को याद आ रहा है तो बताओ। लिक्विफिकेशन का कोई टॉपिक था क्या उसमें? कौन सा लिक्विफिकेशन का कोई थियरी था? CO2 गैस लिक्विफिकेशन, थॉमस एंड्रूज का प्रैक्टिकल सिखाया होगा मैंने आपको, लिक्विफेक्शन ऑफ CO2 गैस। और इसमें मैंने आपको क्रिटिकल कांस्टेंट सिखाए थे, जिसमें आपने सीखा था क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? तो वो टेम्परेचर जहाँ पे प्रेशर अप्लाई करने से गैस का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाए। पूरे डिटेल में मैंने सिखाया था कि कोई गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताओ। तो गैस को कूल डाउन करना पड़ता है ना, तो टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है, पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा पहले टेम्परेचर डिक्रीज करो, फिर उसको प्रेशर अप्लाई करने की वजह से पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे, तो अपने आप लिक्विड हो जाएगा। तो वो जो टेम्परेचर हम डाउन करते हैं वो कहाँ तक करना है? क्रिटिकल टेम्परेचर तक। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिनका हाई होता है तो थोड़ा सा ही डाउन करना पड़ेगा, तो उनका लिक्विफिकेशन फास्ट होता है। तो एक चीज यहाँ पे सीखनी है, याद भी रखनी है, कि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उनका लिक्विफिकेशन फास्ट होता है, उनकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो ये नेचर वाला जो टॉपिक कल पढ़ाया था, थोड़ा रिवाइज करवा दिया, आपको समझ में आ गया। तो अल्टीमेटली नेचर में क्या सीखना है कि जो परमानेंट गैसेस है वो इनसॉल्युबल है और ये वाले गैसेस सॉल्युबल है।
जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उनका लिक्विफिकेशन फास्ट होता है और उनकी सॉल्युबिलिटी भी पानी में इंक्रीज होती है, वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो और दूसरी चीज मैंने क्या सिखाई कि जिसका नेचर पोलार है वो पोलार में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलार नेचर वाला नॉन पोलार में डिसॉल्व होता है। तो ये फैक्टर खत्म, फर्स्ट फैक्टर डन। सेकेंड फैक्टर कौन सा है वो बताओ। टेम्परेचर वाला था, वो भी पूरे डिटेल में मैंने आपको करवाया था, याद है? तो अब बताओ ना, मुझे आंसर दो ना, टेम्परेचर के बारे में मैंने क्या सिखाया था आपको। टेम्परेचर वाला रिवाइज करते चलो, फिर लास्ट फैक्टर रिवाइज करते हैं। कोल्ड वाटर लिया, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, कुछ ऐसा एग्जांपल लिया था। आज हमारा सॉल्यूट गैस है ना, तो गैसियस सॉल्यूट है। लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है। गैसियस सॉल्यूट में लिक्विड सॉल्वेंट है, क्या बन रहा है हमारा? सॉल्यूशन बन रहा है। गैस फेज जो है वो लिक्विड में आ रहा है। प्रोसेस कैसा होगा, एंडो की एक्सो? एक्सोथर्मिक। गैस अपनी हीट जो है ना, ओवर हीट, वो रिलीज करेगा, तभी वो लिक्विड में मिक्स हो पाएगा। कभी भी आराम से सोचो, गैस को कूल डाउन करोगे तो ही तो वो लिक्विड बनेगा ना। तो यानी कि गैस अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक है। अब तो समझ आना ही चाहिए कि हीट रिलीज होता है तो वो एक्सो, और हीट एब्जॉर्ब होता है तो वो एंडो। विंटर का मौसम एंडोथर्मिक, समर का मौसम, समर में पसीना हम बाहर निकालते हैं ना, और विंटर में हमें हाथ सेकने होते हैं। अभी समर में कोई हाथ सेकने जाएगा नहीं ना। तो गैस प्लस लिक्विड कैसा है? एक्सोथर्मिक। तो इसका ऑपोजिट सोचो, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो होगा ना इसमें। तो अगर ये एक्सो है तो ये कैसा रहेगा? एंडो। अब टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर लिया, टेम्परेचर क्या कर लिया? इंक्रीज। तो क्या होने वाला है वो बताओ। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एक्सो को सूट नहीं करता, विंटर को सूट करता है। यानी किसको सूट करेगा? एंडो। तो कौन सा प्रोसेस होगा? रिवर्स वाला। यानी सॉल्यूशन से गैस लिक्विड सेपरेट हो जाएंगे, गैस अपने आप बाहर निकलने लगेगी। आप अब समझ सकते हो कि कोल्ड ड्रिंक घर में लाते हो तो आप बाहर नहीं छोड़ते हो, कहाँ छोड़ते हो? फ्रीज के अंदर रखते हो, है ना। तो फ्रीज के अंदर रखा तो टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस शुरू हो गया। तो गैस बहुत ज्यादा डिसॉल्व होने लग गई और अच्छे से गैस वाली आपको सॉल्यूशन मिलती है। लेकिन बाहर रख दिया तो सारा गैस निकल जाएगा, सिर्फ पानी पानी बचेगा, तो पीने का मजा नहीं आएगा। कितना मस्त था ये एग्जाम्पल। डे टू डे लाइफ में हम ये सब देखते हैं, कभी खाली सोचते ही नहीं है। और तभी हम क्लास में एक्टिव रहेंगे ना, जब बोलेंगे कुछ। आज आपको कुछ भी पूछते हैं 11 का तो कुछ भी याद ही नहीं आ रहा है। रीजन यही है कि आप कभी एक्टिव बने ही नहीं। बनते तो प्रॉब्लम नहीं आती आपको। तो गैसियस सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्वेंट, और क्या बना है? सॉल्यूशन। ठीक है। अब टेम्परेचर वाला इफेक्ट समझ में आ गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, गैस निकल जाएगा। और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। बट सॉलिड वाली चीज अलग है, सॉलिड इन लिक्विड डिफरेंट था। उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते थे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता था। तो एग्जाम्पल के सॉल्यूशन के हिसाब से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बट तीसरा एंड वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी फैक्टर जो आज डिस्कस करना है वो है प्रेशर।
लालवाणी, तू कल से कूद रहा था नहीं मैम? एक फैक्टर तो रह गया, कौन सा? प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और वो एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट है, हेनरी नहीं, हेनरी, क्या नाम है उनका? हेनरी हर्ट्ज। तो हमें सीखना है आज हेनरीज लॉ, हेनरी अंकल का। आज इनको याद करने वाले हैं हम। किनको याद करने वाले हैं आज? हेनरी अंकल। हेनरी अंकल ने क्या सिखाया आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो हेनरी अंकल का रिस्पेक्ट है कि वो चले गए बोल के, और हम फॉलोअर्स बनाते ही जा रहे हैं उनके। तो हेनरी अंकल क्या सिखा के गए हैं? हेनरी हर्ट्ज, ये उनका पूरा नाम है। किसके इफेक्ट के बारे में सोचा है? प्रेशर, है ना। अब आपको इतना मस्त समझाते हैं कि खुद ही समझ में आ जाए। मैं बोलूँ ना फिर भी आपको समझ आ जाए। और बिना पूछे पहले ये बताओ प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, सोचो और समझाओ। ज़्यादा सॉलिडिटी, यानी कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। प्रेशर कभी सोडा पीने जाते हो आप? गए हो? वो सोडा फाउंटेन पे सोडा पीने गए हो? तो हाँ हाँ, तो वो सोडा कैसे बनाता है ढंग से, अब की बार जाओ तो ढंग से देख के आना। तो ना वो एक बॉटल उठाता है जिसमें वो पानी भर लेता है, यानी हमारा लिक्विड सॉल्वेंट आ गया। अब वो सोडा बनाने के लिए CO2 गैस को डिसॉल्व करने वाला है। तो वो कैसे डिसॉल्व करता है, जरा किसी को याद हो तो बताओ। तो उनके पास एक सिलेंडर रहता है CO2 गैस का, फिर उसमें वो सिलेंडर में रखते हैं, फिर उसका ट्रिगर प्रेस करते हैं और CO2 गैस पानी में डिसॉल्व हो जाता है। वही CO2 गैस आपके नाक से भी तो आ रही है। तो एक बाटली लगा देना इधर, बॉटल लगा देना, तो शाम तक तो सोडा मिलेगी ना आपको। एवरीडे आप घर पे सोडा नहीं बना सकते क्या? बॉटल इधर रख दो और CO2 तो आ रही है, डिसॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी? तो आंसर तो दो। प्रेशर अब समझ आ गया अपने आप कि वो अंकल का सोडा मस्त है और अपना सोडा बेकार है, क्यों? तो अंकल का सोडा प्रेशर वाला है, अपना बिना प्रेशर वाला है। यानी जब तक प्रेशर नहीं होगा CO2 गैस डिसॉल्व, यानी क्या समझे कि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। बिना समझाए समझ आ गया? तो अब और ज्यादा समझा दे ताकि कल फिर भूल ना जाओ। आपका क्या है, आज पढ़ लिया, कल की सोचेंगे कल को। ये लिक्विड सॉल्वेंट है ऐसा तो बोलो कम से कम। है ना? ओहो, है लिक्विड सॉल्वेंट है और हमें क्या डिसॉल्व करना है? गैस को। पिस्टन रख देना पड़ेगा ना, नहीं तो गैस तो उड़ जाएगी। अब सोचना समझना फिर आंसर देना। गैस तो कैसी है? मन चली, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ फिर किधर चला। ये हो गया गैस, ठीक है। ये अभी चला इधर ही चलेगा, उधर नहीं चलेगा। हमने उसको कंट्रोल में लिया है, बंद कर दिया है डिब्बे में। अब सोचो इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए, देन व्हाट विल हैपन? क्योंकि ना ये वॉल्यूम नहीं रहेगा इसके पास, तो ये सरफेस से जो दूर दूर भागते थे वो लोग जल्दी सरफेस के ऊपर नहीं आ सकते हैं। लेकिन जब प्रेशर अप्लाई करोगे तो सारे प्रेशर अप्लाई कर दिया, चलो
थोड़ा वेट रख दिया, W1 W2 W3। अब जो गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया, यानी सरफेस के ऊपर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। विद फैमिली का है हमजन पली, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या अब समझो, मेरे को नहीं आया। क्या प्रेशर दिया, वो प्रेशर दिया तो गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो गया। आपके ब्रेन में डिसॉल्व हुआ क्या? ये प्रिंसिपल आपके अंदर डिसॉल्व हुआ। सैचुरेशन वाली फीलिंग आनी चाहिए, आई कि नहीं? डिसॉल्व हुए कि नहीं आप? तो आपके ऊपर 2 दिन से वैसे भी तो प्रेशर बढ़ा है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो सैचुरेशन लेवल आने वाला ही है। तो ये समझ ही गए आप कि प्रेशर इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। और हेनरी अंकल ने एस्टेब्लिश कर दिया कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। अब सॉल्युबिलिटी के लिए बहुत सारे टर्म्स है हमारे पास, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, बहुत सारे। लेकिन इन्होंने कौन सा टर्म सिलेक्ट किया? मोल फ्रैक्शन। सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन आपको लेना है। अब समझ आया कि बिना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन की शुरुआत नहीं होने वाली है। सो जिनको सॉल्यूशन अच्छे से प्रिपेयर करना है वो प्लीज वो 1 to 8 वीडियो का होमवर्क भेज देना। और इसमें मोल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स अगर अभी तक नहीं आ रहे हैं तो पर्सनली मोल फ्रैक्शन के सिंगल वीडियोस भी अवेलेबल है। आप बोलोगे तो आपको मिल जाएगा एक ऐसा वीडियो जिसमें पर्टिकुलर क्या सिखाया, सिर्फ मोल फ्रैक्शन, ऐसे भी वीडियो अवेलेबल है। तो मोल फ्रैक्शन की इतनी प्रैक्टिस करो, 10-12 सम्स मोल फ्रैक्शन के कर ही डालो जो नींद में भी क्या पता चले कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन, आप क्या बोलोगे? एक्स, है ना? कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्स को? अपने मोल अपॉन सबके मोल। कब से बोला है? मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। डन। तो P प्रोपोर्शनल टू X का मतलब क्या निकालोगे? मोल फ्रैक्शन कि जो P यानी प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन यानी सॉल्युबिलिटी। तो प्रेशर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ये पहले एस्टैब्लिश किया किसने? हेनरी। लेकिन उसी टाइम आप और एक साइंटिस्ट का नाम पढ़े हो 11th में, जो कि प्रेशर पे ही कुछ लॉ उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, वो थे डाल्टन अंकल। पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये पार्शियल प्रेशर क्या है? खुद का प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर, है ना? प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, लेकिन सबका अपना खुद का प्रेशर अलग अलग है। तो इंडिविजुअल प्रेशर दैट इज पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन अंकल ने उसी टाइम एस्टेब्लिश किया था। तो हेनरी अंकल को बताया कि बेटा प्रेशर में पार्शियल प्रेशर की बात करो आप। तो सॉल्युबिलिटी प्रेशर पे नहीं, किस चीज पे डिपेंड करती है? पार्शियल प्रेशर पे। आया कि नहीं समझ में? तो कैसे, वो भी मैं समझा दूं आपको कि चलो मान लो मेरे पास 3 बीकर है, 3 इडियट्स। 3 बीकर में सब में सॉल्वेंट है। अगर आपने सबको सेम प्रेशर दिया है, क्या बोला? बोलो। सेम प्रेशर दिया। हाँ, सबको सेम प्रेशर अप्लाई किया है, लेकिन गैस बदल गई है। क्या सबकी सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग टू हेनरी अंकल P प्रोपोर्शनल टू, अगर X है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी है, सबको इक्वल प्रेशर दिया जाएगा तो क्या सॉल्युबिलिटी सेम होगी? डिफरेंट होगी। तो किस पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी? अपने खुद के पार्शियल प्रेशर। तभी आप जब ब्रीदिंग करते हो ना,
तो गैस जब इनहेल करते हो तो एटमॉस्फेयर से क्या सिर्फ ऑक्सीजन लेते हो आप? तो बाकी सब 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 मिक्स आता है ना। लेकिन हम तो क्या बोलते हैं कि हम तो ऑक्सीजन लेते हैं। कैसे? समझाओ। पार्शियल प्रेशर बाकी तो सिर्फ ऑक्सीजन ही डिसॉल्व हो पाता है, लेते तो सब है, लेकिन जब हम इनहेल करते हैं तो वो लंग्स ऐसे फूलता है, प्रेशर बढ़ता है, तो उस टाइम उस प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी सिर्फ किसका मैच करता है? ऑक्सीजन का। बाकी सबका नहीं मैच करता है, तो बाकी सब डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो हाई प्रेशर हो जाता है लंग्स का। आप इनहेल करके देखो तो लंग्स के अंदर एयर भरती है ना? पढ़े हो ना बायोलॉजी में। और वो एयर भरने की वजह से लंग्स का प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और वो उस टाइम किसकी सॉल्युबिलिटी मैच हो जाती है? सिर्फ ऑक्सीजन की, बाकी सबकी नहीं। तो वही ऑक्सीजन वो ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और वही HbO2 वाला जो ब्लड है वो लंग्स के अंदर होके टिश्यू में जाएगा। अब टिश्यू में वो प्रेशर नहीं है जो लंग्स में था। आया कि नहीं समझ? तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो फिर O2 छूट गया। यानी हम जो ब्रीदिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। हेनरी वर्ड आपको 11th में आया था ना? आपने क्लास में मुझसे पूछा था कि हेनरी मैन क्या है, तो मैंने बोला था 12th में जाके फुल डिटेल में हेनरी अंकल को याद करेंगे। तो ये चीज समझ गए आप। तो जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है पूरा, तो वो किस पे कौन सा लॉ वो फॉलो करता है? हेनरीज लॉ। यानी लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ा, सॉल्युबिलिटी बढ़ी ऑक्सीजन की, टिश्यू में प्रेशर डिक्रीज हो गया, सॉल्युबिलिटी कम हो गई, और टिश्यू में ऑक्सीजन छूट गया। लेकिन वो प्रेशर पे, टिश्यू वाले प्रेशर पे CO2 का पार्शियल प्रेशर मैच कर गया, और CO2 हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके जब लंग्स में आता है तो प्रेशर बढ़ने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से वो सेपरेट हो गया। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप समझ रहे हो ये चीज़ों को। तो अब हेनरी अंकल ने क्या बोला, उनका स्टेटमेंट क्या है, वो अच्छे से लिखते हैं और समझते हैं। चलिए, तो स्टेटमेंट ऑफ हेनरी अंकल। हेनरी स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ो, प्रिपेयर हो जाए। वैसे अपने वर्ड्स में तो पता ही है कि P प्रोपोर्शनल टू X, तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अपने अंदर से बोल सकते हो P प्रोपोर्शनल टू क्या? X। क्या बोलोगे आप? बोलो मन से कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो वही स्टेटमेंट को जरा अच्छे से ढंग से लिखना पड़ता है, जो हेनरी अंकल ने बताया वही, कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। क्योंकि पर्टिकुलर हम इसी एग्जांपल की बात पढ़ने वाले हैं ना, इसलिए मेंशन करना पड़ता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। सो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी स्पेसिफिक होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। सो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द partial pressure of the gas in a liquid with a gas in a equilibrium with the liquid at that temperature। अब स्टूडेंट, पार्शियल प्रेशर को अगर P बोल दिया जाए, सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ले लिया जाए, तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या रहेगा हेनरी अंकल का? P प्रोपोर्शनल टू X। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटानी होती है तो हमारे पास क्या आ जाता है? कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट तो हेनरी अंकल का है ना, तो लेबल तो लगना चाहिए हेनरी का।
तो KH इंटू एक्स। अब KH को क्या बोलोगे, तो ऐसे ही पता चलेगा हेनरीज कांस्टेंट। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, एंड वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। डन। छोटी छोटी ये हर एक चीजों से आपको क्वेश्चंस एमसीक्यू में आने वाले हैं, तो बार बार वीडियो को देखना, बार बार मेमोराइज करना, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा तो KH भी चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा वो भी याद रखना पड़ेगा ना, कि चेंज हो गया, ओके, तो बढ़ेगा मतलब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आपको याद रखना है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो KH इंक्रीज ही होगा। क्लियर? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो KH इंक्रीज होगा। अब KH इंक्रीज होगा तो व्हाट इज KH, तो P बाय X हो गया। कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स। इनवर्स रिलेशन हुआ तो KH इंक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। तो ऐसे ही समझ में आता है कि पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला को फ्रीज के बाहर रखोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, KH बढ़ेगा तो गैस सारी निकल जाएगी, यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। डन। तो ये हो गया P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हेनरी अंकल का क्या होगा, क्या होगा इसका, वैल्यू इंक्रीज होगा, और KH का वैल्यू इंक्रीज होगा तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और KH इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। अब ये क्या बोलता है, कांस्टेंट है ना, बट तो भी ये कांस्टेंट नहीं रहता है। तो यही इसका लिमिटेशन भी है हेनरी का, कि कांस्टेंट होते हुए भी वो कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे KH का वैल्यू चेंज हो जाए। और दूसरी बात, ये अलग अलग गैसेस के लिए भी अलग अलग है। O2 का KH N2 के KH से मैच नहीं करता है, तो वो समझ में आया। अब KH की ही मैं बात करूं कि KH की वैल्यू फिर निकालते कैसे हैं, है ना। तो KH की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट, चलो 0.2 मोल डिसॉल्व कर लिया, तो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर देख लो, या फिर पार्शियल प्रेशर के हिसाब से सॉल्युबिलिटी मेजर कर लो। फिर पार्शियल मतलब प्रेशर बढ़ाओ, सॉल्युबिलिटी देखो, प्रेशर बढ़ाओ, सॉल्युबिलिटी देखो, प्रेशर बढ़ाओ, सॉल्युबिलिटी देखो। फिर हमारे पास डेटा आ जाएगा डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। तो क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा पता है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ग्राफ कैसे मिलेगा उसका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और वही स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या करेंगे, तो ग्राफ जो है वो पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यहाँ पे क्या लिखना है, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर। तो P प्रोपोर्शनल टू X का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो अब स्ट्रेट लाइन और कांस्टेंट से क्या लेना देना, किसी को पता है? एग्जैक्टली, जब भी स्ट्रेट लाइन होता है तो टेंजेंट इसका निकाल सकते हैं। टेंजेंट यानी ये स्लोप के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है वो, उसके हिसाब से इसका इतना वैल्यू यहाँ से आप ले लोगे, इसका इतना वैल्यू यहाँ से ले लोगे। ABC लिखा हुआ है अगर, तो टेन थीटा क्या होगा, AB अपॉन BC हो जाएगा। तो वो क्या मिलेगा, स्लोप। और स्लोप की जो वैल्यू है वही स्लोप का वैल्यू यानी हेनरी कांस्टेंट
KH। तो आया समझ में? तो डन, ये हेनरी अंकल का लो। एक 5 मिनट। चलो, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। आधे से ज़्यादा एप्लीकेशन तो पढ़ाते पढ़ाते थियरी में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें से कौन सा मैंने एक्सप्लेन किया था बताओ? पहला वाला और ये थर्ड वाला, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स में। अभी वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पहला वाला मैं समझाऊँ आपको कि इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री में पैक होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे पैक होते हैं। उनको जो कोल्ड ड्रिंक में बॉटल के अंदर जो गैस डाली जाती है वो हाई प्रेशर पे डाल के सील कर देते हैं उसको, है ना। और जब आप घर पे वो सील्ड बॉटल लाते हो तो क्या करोगे? शैम्पेन को और वो कोल्ड ड्रिंक को क्या करोगे? जैसे ही खोलते हो तो क्या होता है? शैम्पेन खोलते हैं तब तो बहुत सारी गैस निकलती है। वो क्यों निकलती है, कभी सोचा? प्रेशर से भरी हुई चीज़ है। तो आपने प्रेशराइज करके डाला था तो CO2 का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बढ़ गया होगा, तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई थी, तो गैस अच्छे से कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व हो चुका था। जैसे ही सील बॉटल को आपने ओपन किया, यानी प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब प्रेशर डिक्रीज हो गया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी, तो अंदर का CO2 बबल आउट हो जाएगा, डिसॉल्व CO2 बाहर निकलने लगेगा, बहुत सारे बबल्स निकलने लगेंगे। तो आया समझ में? और तीसरा फंक्शन तो ये समझा दिया, इन द डीप सी डाइविंग, यानी जो सी डाइवर्स होते हैं उनको अंडर वाटर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो ऑक्सीजन साथ में लेके चलते हैं। तो पीछे जो ऑक्सीजन के सिलेंडर रहते हैं, क्या पूरे सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन गैस भर दो तो मोल फ्रैक्शन उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अकेला ऑक्सीजन मोल फ्रैक्शन 1, और उसका पार्शियल प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो आपकी ब्रीदिंग के काम में नहीं आएगा, तो उसका फ्रैक्शन डिक्रीज करना पड़ता है, मोल फ्रैक्शन, तभी उसको डाइल्यूट किया जाता है। तो जो सी डाइवर्स के बॉटल है या जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, उसको ब्रीदिंग में यूज़ करने के लिए वो सिलेंडर का प्रपोर्शन क्या रहता है? सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें हीलियम होता है। कितना? 11.7%। और ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये MCQ बनेगा किसका? बोर्ड का। तो ये प्रोपोर्शन बोर्ड का MCQ होगा। तो 11.7% हीलियम के साथ 56.2% नाइट्रोजन मिक्स करते हैं और 32.1% ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है। और फॉर द पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स, आप कभी प्लेन में बैठ के जाओगे तो हर एक सीट के ऊपर वो ऑक्सीजन मास्क रहता है। तो जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो वहाँ पे एयर बहुत पतला है, डेंसिटी कम हो रही है, D प्रोपोर्शनल टू P, प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी लंग्स के अंदर डिक्रीज होने लगेगी। तो फिर वो टिश्यूज़ के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल SpO2, अभी कोरोना चल रहा है तो पता है सब वो मशीन लेके अपना SpO2 लेवल चेक करते हैं, यानी अपने टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम कितना है वो देखते हैं हम। और अगर हम ब्रीदिंग नहीं कर पाए, अच्छा ऑक्सीजन नहीं ले पाए, तो हमारा SpO2 लेवल डिक्रीज हो जाए। तो हाई अल्टीट्यूड पे जाओगे तो क्या होगा? SpO2 डिक्रीज होगा ना आपका, तो फिर फीलिंग वेरी वीक, एनर्जी नहीं मिलेगा ना आपको। आपका मिटोकॉन्ड्रिया, आपका पावर हाउस यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन कंबशन करेगा ग्लूकोज का, तब तो एनर्जी ATP हाउस आपका चलेगा। तो बिना ऑक्सीजन आपकी ATP इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, पावर सप्लाई बंद हो जाएगा, फीलिंग वेरी वीक, और आपको कौन सा डिसीज होता है वहाँ पे? एनोक्सिया। तभी जब भी हाइट पे जाते हैं लोग ऑक्सीजन मास्क लेके जाते हैं, जैसे माउंटेनियर्स है वो भी अपने पीछे ऑक्सीजन बॉटल लेके ही जाते हैं। तो ये समझ में आया। कल लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ, इतना हमें कल सीखना है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।